अगर आपको स्टोरी के बारे में कुछ कहना हो या अपना कुछ सजेशन देना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे काल भैरव आर्यन पर हमला कर देता है और आर्यन की हालत खराब होने की वजह से सिस्टम हेवनली बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से आर्यन एक पल में ही काल भैरव के सबसे ताकतवर हमलों में से एक को खत्म कर देता है। अब आगे आर्यन को इस तरह अपने इतने खतरनाक हमले को एक पल में ही तबाह करते देख काल भैरव का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही जड़ खड़े रहने के बाद काल भैरव गुस्से में आर्यन को देखते हुए अपने हाथों से अजीबोगरीब सील बनाने लगता है। और जैसे ही उसकी सील बनकर तैयार होती है तो उसके आसपास की सभी चीजों से एक काले रंग की ऊर्जा निकलकर काल भैरव के शरीर में जाने लगती है। और उस काली ऊर्जा के काल भैरव के शरीर में जाते ही उसका शरीर पहले से भी बहुत बड़ा होने लगता है। यही नहीं बल्कि उसकी शक्तियां भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगती है। उसी वक्त काल भैरव आर्यन को देखते हुए एक खौफनाक हंसी में हंसते हुए कहता है, इसे अपनी खुशकिस्मती मान कि मैं तुझे मारने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूं। फिर वो आर्यन की तरफ हाथ करता है। तभी उसके हाथ से एक काले रंग की ऊर्जा निकलती है जो कि एक बहुत बड़े भाले का रूप ले लेती है। वो भाला लगभग पूरे आसमान को ढक रहा था। तभी काल भैरव उस भाले को आर्यन की ओर छोड़ देता है। और वही आर्यन पर तो इतने बड़े और शक्तिशाली भाले को अपनी ओर आता देख भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही वो भाला उसके करीब पहुंचता है तो वो बस अपना सीधा हाथ आगे करता है और उस गोली की रफ्तार से आ रहे भाले को एक झटके में पकड़ लेता है। ये देखकर तो काल भैरव के भी पैर कांपने लगते हैं और फिर वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। पर उसके भागने से पहले ही आर्यन उस भाले को वापस काल भैरव की तरफ भेज देता है। अभी काल भैरव भागने ही वाला होता है कि तभी वो भाला आकर उसके गले पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन दूर छिटक कर गिरती है। ठीक उसी वक्त सना और अंजलि भी वहां मल्होत्रा परिवार के कुछ लोगों के साथ पहुंच जाते हैं। और सामने का नजारा देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। इतने में ही आर्यन के ऊपर से वो सुनहरा कवच गायब हो जाता है और उस कवच के गायब होते ही वो जमीन पर एक धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाता है। और आर्यन को यूं बेहोश होकर गिरता देख सना और अंजलि सब कुछ भूलकर आर्यन के पास जाकर उसे संभालने लगती है। कुछ देर बाद जब आर्यन को होश आता है तो वो अपने आप को वापस अपने घर में पाता है और उसके आसपास अंजलि, सना और उसके भाई बहन खड़े दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और वो झट से खड़ा होकर उनसे गले मिल जाता है। और आर्यन को सही सलामत देख बाकी लोग भी चैन की सांस लेते हैं। आर्यन की बहन मायरा अपनी प्यारी आवाज में आर्यन से बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए भैया, अब वो बुरे लोग आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। अंजलि दीदी ने उनको बहुत डांट पड़वाई है। और अपनी बहन की मासूमियत भरी बात को सुनकर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसी बीच सना भी आकर आर्यन को गले लगा लेती है और उससे बोलती है, अब से तुम जहां भी जाओगे तो पहले मुझे बता के जाओगे, समझे। अभी आर्यन उसकी बात कुछ जवाब देता कि अंजलि आकर सना को हटाते हुए खुद उसे जोर से गले लगा लेती है। अभी उनके बीच का झगड़ा और बढ़ता उससे पहले ही रिया चाची दोनों को रुकवाते हुए बोलती है, आर्यन को आराम करने दो, वो बहुत थक गया होगा। और रिया चाची की बात सुन अंजलि और सना एक दूसरे को घूर कर देखती है और फिर कमरे से बाहर निकल जाती है। और उन दोनों को बाहर जाते देख आर्यन भी एक चैन की सांस लेता है। सबके आर्यन के कमरे से जाते ही आर्यन अचानक से ही गायब होकर अचानक से अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके आसपास बहुत से उपग्रह उड़ रहे थे। अभी वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी एक आवाज से पूरा अंतरिक्ष कांप उठता है।
और आर्यन चाह के भी ये नहीं पता कर पा रहा था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। तभी एक बार फिर से वो आवाज़ आती है और इस बार आर्यन को उसमें अपना नाम सुनाई देता है। आर्यन, तुम्हारी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। क्या कौन सा खतरा? उस आवाज़ को सुनकर अभी आर्यन ये सब कह ही रहा था कि अचानक ही आर्यन की आंख खुलती है और वो अपने आप को वापस से अपने घर में पाता है। और फिर आर्यन काफ़ी देर तक उस सपने के बारे में सोचता है, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना सर झटक अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। वही एक अंधेरे से भरे कमरे में इंदिरा एक काले कपड़े पहने आदमी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। इस वक्त इंदिरा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो स्वराजपुर के 10 अमीर और ताकतवर परिवारों में से एक का लीडर है। वही जैसे ही उस काले कपड़े वाले आदमी को आर्यन का काल भैरव को मारने की बात पता चलती है, तो उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है। और फिर वो आर्यन की तस्वीर को देखते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो मैं तुझे दूसरी दुनिया में नहीं जाने दूंगा। अगला दिन आर्यन तैयार होकर मैजिशियंस हॉल की तरफ निकलता है और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सी लड़कियां बीच रास्ते उसे घेर लेती है, पर किसी तरह उन सब से बचकर वो मैजिशियंस हॉल पहुंचता है। और जैसे ही वो अपना कदम मैजिशियंस हॉल के अंदर रखता है, उसे सामने से आती राजकुमारी दिखती है, जो कि सीधा आकर उसे गले लगा लेती है। और उन दोनों को ऐसे देख आसपास के लड़के आर्यन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। फिर आर्यन सबको अपने आप को ऐसे घूरते देखकर राजकुमारी को अपने आप से अलग करता है और उनसे कहता है, क्या हुआ आपको? आज आप इतना अलग क्यों बर्ताव कर रही हो? और आर्यन की बात सुनकर राजकुमारी भी हड़बड़ाकर उससे अलग होती है। फिर वो आर्यन का ध्यान भटकाने के लिए आर्यन से बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी हमें कल ही लोहाता शहर निकलना है बेस्ट मैजिशियंस कंपटीशन के लिए। लोहाता शहर? अब ये क्या है? राजकुमारी की बात सुन आर्यन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे पागल, तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता? आर्यन की बात सुनकर राजकुमारी बोलती है, अरे बाबा, अब नहीं पता तो तुम ही बता दो ना। आर्यन राजकुमारी को बोलता है, दरअसल लोहाता शहर इन 6 शहर के बीच में है और हर साल सभी 6 राज्य मिलकर इसी जगह पर बेस्ट मैजिशियंस कंपटीशन कराते हैं। ओह ऐसा क्या? राजकुमारी की बात सुनकर आर्यन कहता है। फिर वो अपने कदम अपनी क्लास की ओर बढ़ा लेते हैं। वही दूसरी तरफ वो काले कपड़े वाला आदमी इंदिरा के सामने खड़ा हो अपना हाथ आगे की तरफ करता है और उसके हाथ से एक काली रोशनी निकलती है, जो कि एक साथ मिलकर एक लड़की का रूप ले लेती है। और उस लड़की को देखकर वो काले कपड़े वाला आदमी हंसते हुए कहता है, अब ये बनेगी आर्यन के मौत की वजह। तो आखिर कौन है वो काले कपड़ों वाला आदमी? और आखिर क्यों वो आर्यन को मारना चाहता है? क्या होगा जब आर्यन और वो लड़की आएंगे आमने सामने? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।